मेरा नाम रचना है। वैसे तो मैं एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन नर्स बनना मेरा एक पैशन था। बड़ी मुश्किल से मुझे इस अस्पताल में नर्स की नौकरी मिली थी। मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, लेकिन जब मैं इतनी पढ़ी लिखी थी तो मैं नर्स बनकर मरीजों की मदद करना चाहती थी। वैसे भी मुझे लोगों की मदद करने का बहुत शौक था। अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ कर मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई किया था और मुझे नौकरी भी आसानी से मिल गई थी। मैं एक अस्पताल में नर्सिंग करने के लिए गई थी। आज मेरी नौकरी का पहला दिन था। मैं रहती तो एक कस्बे में थी, लेकिन मुझे नर्सिंग की नौकरी आगरा में करनी थी, क्योंकि मैंने सुना था कि आगरा में बहुत सारे अस्पताल बहुत अच्छे हैं और हर शहर का पेशेंट आगरा के अस्पताल में आता है। इसलिए मैंने आगरा के अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी के लिए अप्लाई किया। वहाँ पर अस्पताल के पीछे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जो कि उन लड़कियों के लिए थे जो बाहर से नर्स की नौकरी करने के लिए आई हुई थीं। उनमें से एक कमरा मुझे भी दे दिया गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर से बाहर निकली थी, क्योंकि मेरे माता पिता का कहना था कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम हमारे शहर में करो, लेकिन हमारे शहर में कुछ नहीं रखा था। मैं अपने पेरेंट्स की लाडली बेटी थी, इसलिए उनको मेरी ज़िद के आगे हार माननी ही पड़ी और मैं खुशी खुशी आगरा चली आई। मैंने अपने मम्मी पापा को तसल्ली दी थी कि मैं हर महीने एक चक्कर घर का ज़रूर लगा लिया करूँगी। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं उनसे अलग होने के बाद उनको बिल्कुल भूल जाऊंगी। भला आखिर कोई बेटी अपने माता पिता को कैसे भूल सकती है। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं यहाँ 10-15 दिन में जब सेट हो जाऊंगी तो 2 दिन के लिए अपने घर चली जाऊंगी, ताकि मेरे मम्मी पापा को तसल्ली हो जाएगी और मुझे देखकर सुकून मिल जाएगा। अब मैं यहाँ आ गई थी तो यहाँ पर मैंने देखा कि मुझ जैसी काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां थीं जो अपने घरों को छोड़कर नौकरी करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो गई थीं। मगर एक बात तो ये थी कि जब मैं पहले दिन अस्पताल गई तो अस्पताल की सीनियर नर्स ने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा। फिर मुझे गौर से देखने के बाद वह नर्स सोच में पड़ गई और कहने लगी, लगता है तुम यहाँ पर नई नई आई हो, इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैंने कहा, जी हाँ, मैं यहाँ नई आई हुई हूँ, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। तो वो कहने लगी, तुम कहाँ से आई हो। मैंने उनको बताया कि मैं पास के कस्बे से आई हूँ। वह मुझे देखकर कहने लगी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक शरीफ लड़की हो। मैंने कहा, जी, मैं एक बहुत ही इज़्ज़तदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो हर लड़की को देखकर यही लगता है कि वह शरीफ परिवार से बिलोंग करती है। मेरी बात सुनकर सीनियर नर्स ने मुझे नीचे बेसमेंट में आने के लिए कहा। मैं उनके पीछे पीछे नीचे बेसमेंट की तरफ चली गई और फिर उन्होंने मुझे अपने सामने चेयर पर बैठने के लिए कहा। मैं हैरान रह गई थी कि ये सीनियर नर्स मुझ पर बड़ी मेहरबान हो रही थी। उन्होंने अपने हाथ से मुझे गिलास में पानी दिया और कहने लगी, लो पानी पियो। यहाँ पर बाकी सारी नर्स को देखकर ऐसा लगता था कि वह भी अमीर हैं, क्योंकि उनके स्टाइल देखकर लगता था। लेकिन इन सब लड़कियों को छोड़कर सीनियर नर्स मुझे ज़्यादा अहमियत दे रही थी। हो सकता है कि मेरे आने से पहले जब ये सारी लड़कियाँ नई नई हो तो सीनियर नर्स ने इनको भी मेरी तरह ही इज्जत दी हो। उन्होंने मुझे पानी का गिलास दिया और वह कहने लगी कि देखो, अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम गौर करना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाओगी। चलो मेरे साथ चलो। अस्पताल के पीछे यहाँ के स्टाफ नर्स के लिए कमरे बने हुए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। वह खुद मुझे अस्पताल के पीछे लेकर चली गई, जहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे कमरे बने हुए थे। जो कमरा बीच में बना हुआ था उस कमरे का नंबर कमरा नंबर 16 था। वह कमरा अंदर से बहुत छोटा था। उन कमरों को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ पर स्टाफ की नर्स नहीं बल्कि कोई और ही रहता होगा, मतलब ये किसी का कोई पर्सनल रूम होगा। लेकिन जब मैं कमरे के अंदर गई तो इस कमरे में बहुत ज़्यादा सफाई थी और 2 सिंगल बेड पड़े हुए थे। एक दाएं तरफ पड़ा हुआ था और एक बाईं तरफ। कमरे में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी और बाकी कोई फर्नीचर नहीं था।
सीनियर नर्स ने मुझे बताया कि तुम्हें यहाँ पर हर फैसिलिटी मिलेगी, अपनी खुद की लाइट और बाकी हर चीज़ें। बस तुम्हें खाना और नाश्ता अपने पैसों से ही करना होगा। ये कमरा बहुत स्पेशल कमरा है। इस कमरे में ख़ास बात यह है कि तुम्हें यहाँ पर रहते हुए किसी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं सोच में पड़ गई थी कि सीनियर नर्स कौन सी ऐसी मुसीबत की बात कर रही थी। आखिर अस्पताल में ऐसी कौन सी बुराई वाली बात है जो मैं इस कमरे में रहने से मुसीबत का सामना नहीं कर पाऊँगी। फ़िलहाल मैं सीनियर नर्स को थैंक यू बोला, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अगर कोई भी परेशानी हो तो मैं उनको बता दूं। यहाँ तक कि अगर मुझे मार्केट से कोई खाना मंगाना हो तो वह भी मैं उनको बता दूं। वो अस्पताल के वार्ड बॉय से कहकर मुझे खाना मंगवा देंगी। उनका इतना अच्छा बिहेवियर देखकर मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो अच्छा है कि अस्पताल के स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सीनियर नर्स हर लड़की के साथ इसी तरह से पेश आती थी, बल्कि उनका बिहेवियर सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा था, क्योंकि बाकी लड़कियों के साथ तो उनका बिहेवियर बहुत सख्त और कड़क था। उनके जाने के बाद मैं कमरे को चारों तरफ से देखने लगी। कमरा सच में बहुत अच्छा था और उसमें साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस कमरे की पूरी लुक ही चेंज कर दूंगी। मैं अपने घर से बेडशीट लेकर आई थी, इसीलिए मैंने पुरानी बेडशीट उतार कर रख दी और अपनी लाई हुई बेडशीट बेड पर मैं चढ़ा रही थी कि तभी अचानक फिर से सीनियर नर्स कमरे के अंदर आ गई। वह मुझे इस तरह से देख रही थी जैसे वह काफ़ी टेंशन में है। वह मुझसे कहने लगी, सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कि मैं तुम्हें पहले बताना भूल गई थी। तुम जब भी कमरे में एंटर करोगी तो कमरे के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना, और जब यहाँ से जाओ तब भी लॉक लगा कर जाना और चाबी अपने साथ लेकर जाना। मैंने उनसे हैरानी से पूछा कि क्यों, क्या ये जगह सेफ नहीं है? तो वो कहने लगी, मैंने तुमसे जितना कहा है तुम उतना ही करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे से फिर बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं तुमसे शराफत से पेश आ रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे बेवजह के उल्टे सीधे सवाल करो। ये कहकर सीनियर नर्स वहाँ से चली गई। मुझे आइडिया हो गया था कि ये सीनियर नर्स सच में बहुत कड़क है और मुझ पर भी वह अपनी कड़ी नज़र बनाए हुए है। ये सीनियर नर्स यहाँ के बड़े डॉक्टर्स का दायां हाथ थी। मतलब कि जब यहाँ के कोई डॉक्टर छुट्टी पर होते या फिर उनको कोई इमरजेंसी आ जाती, तब डॉक्टर्स की जगह पर पेशेंट्स को सीनियर नर्स ही देखा करती थी। मैं यहाँ पर जब से आई थी तो सावधान तो मैं पहले से ही थी, लेकिन अब मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। मैं अपने दिल में सोचने लगी थी कि मुझे तो सीनियर नर्स को देखकर ऐसा लगा कि ये मुझ पर बड़ा एहसान कर रही है। लेकिन अब मुझे पता चला था कि ये मेरी गलतफहमी थी। मैं बेडशीट बिछाने में दोबारा बिजी हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब मुझे याद आया तो मैंने अंदर से कमरे के दरवाजे को लॉक कर लिया। रात हो चुकी थी और अब मुझे यहाँ अस्पताल आए हुए 1 दिन पूरा हो गया था और यहाँ पर मेरी पहली रात थी। मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि इस कमरे में मैं बिल्कुल अकेली थी। रात के लगभग 3 बज चुके थे, लेकिन मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मैं मोबाइल इस्तेमाल करके अपना टाइम पास कर रही थी। मेरे कमरे में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी जिससे बाहर आसानी से देख सकते थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये आवाज़ें कुछ लड़कों की लग रही थीं, जैसे बाहर कोई लड़का या फिर आदमी किसी से बातें कर रहा है। लगता था कि जैसे एक नहीं बल्कि 1 से ज़्यादा आदमी आपस में बातें कर रहे हैं और कमरे के बाहर सड़क पर चल रहे हैं। मैं ये आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हुई कि ना जाने इतनी रात में कौन है जो बाहर चल रहा है। कहीं यहाँ पर चोर तो नहीं आते? अब मुझे सीनियर मैडम की बात याद आ रही थी। हो सकता है कि ये लोग चोरी करने के इरादे से यहाँ पर घूम रहे हों। अब मैं ही तो जाग रही थी क्योंकि मेरी यहाँ पर पहली रात थी। बाकी तो सब लोग सो रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं। मैं अपने दिल में यही सोच रही थी। मैं दरवाजे के करीब गई और दरवाजे को अच्छे से चेक किया कि मैंने दरवाजे को ठीक से लॉक किया भी था या नहीं। उसके बाद मैंने खिड़की को भी देखा
और खिड़की को भी ठीक से लॉक कर लिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये लोग अंदर ना आ जाएं। दरवाजे और खिड़की को देखकर मुझे तसल्ली हो गई थी कि ये दोनों चीज़ें परफेक्टली बंद थीं। मुझे तसल्ली हो गई और मैं फिर आकर अपने बिस्तर पर वापस लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद वह आवाज़ें आनी बंद हो गई थीं, मगर फिर 15 से 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि फिर से किसी के बोलने की आवाज़ें आने लगीं। और इस बार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। मुझे उन लोगों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं तो लड़ाई झगड़े की आवाज़ को सुनकर ही बहुत डर रही थी और मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मैंने उठकर सोचा कि देखूं कि बाहर क्या हो रहा है, मगर फिर मुझे सीनियर मैडम की बात याद आ गई। मुझे अस्पताल की सीनियर नर्स ने कहा था कि तुम अपने कमरे से बाहर सिर्फ अस्पताल जाने के लिए या फिर किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए ही निकलोगी। अगर तुम बेवजह कमरे से बाहर घूमती फिरती रहोगी तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती जाओ। ये सोचकर मैं वापस फिर अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई थी, मगर उन लोगों के झगड़े की आवाज़ें काफ़ी देर तक मेरे कानों में घूमती रही थीं। मैं सोचती रही कि ये लोग कौन हो सकते हैं। मैंने थोड़ा सा खिड़की का दरवाज़ा खोला और उससे बाहर देखने की कोशिश भी की, मगर इस टाइम अस्पताल में सारे दरवाजे बंद थे। कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, इसीलिए सारे दरवाजे बंद थे और रात के टाइम पर सड़कों पर लोग भी नहीं थे। जब यहाँ कोई नहीं था तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। थोड़ी देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गईं और फिर मुझे भी नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मेरे दिमाग में रात वाली बातें ही घूम रही थीं। मैं तैयार होने के बाद नाश्ता करने के लिए अस्पताल में बने हुए कैंटीन में चली गई, क्योंकि मुझे 8:30 बजे तक अस्पताल के अंदर एंटर करना था। नाश्ता करने के बाद मैं फ़ौरन अस्पताल के अंदर चली गई। जब सीनियर मैडम मुझे दिखाई दी तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि अपने काम में लग जाओ, यहाँ पर फालतू किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीनियर मैडम की ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। वह मुझे यहाँ के लोगों से दूर क्यों रखना चाहती थीं। और फिर एक एक करके सारी नर्सें अस्पताल के अंदर मौजूद हो गई थीं और फिर सब नर्स और वार्ड बॉय अपने अपने काम पर लग गए थे। जब मुझे मौका मिला तो मैं सीनियर मैम से बात करने के लिए उनके पास चली गई। मैंने फिर उनको रात वाली सारी बात बता दी। रात की बात सुनकर उनकी आंखों में गुस्सा आ गया था और उन्होंने मुझे इशारे से खामोश रहने के लिए कहा। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई थी। वह मुझे फिर अपने साथ बेसमेंट में बने हुए अपने ऑफिस के अंदर ले गईं और वहां जाकर कहने लगी, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रही थी? इस बारे में तुम्हें किसी के सामने बात नहीं करनी है। मैंने तुम्हें कई बार मना किया है, किसी भी मामले से दूर रहो। देखो, तुम मुझे एक शरीफ और सीधी सादी लड़की लग रही हो, तो इसीलिए तुम यहाँ पर भी शरीफ ही बनकर रहो और अपने काम से काम रखो। हर एक मामले में इंटरेस्ट लेना ज़रूरी बात नहीं। और अगर तुम्हें यहाँ पर इन सब फालतू बातों पर ध्यान देना है, अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं देना, तो इसलिए तुम मेरी बात को मान जाओ और इन बातों से दूर ही रहो, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अब मैं इतनी बड़ी सीनियर के खिलाफ तो नहीं जा सकती थी। मैंने सीनियर मैडम से सॉरी बोला और फिर मैंने उनसे कहा कि आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मगर आप मुझे ये तो बता दो कि आप मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो। इस बात पर वह खामोश होकर हल्के से मुस्कुराने लगी और फिर कहने लगी कि जाओ, जाकर तुम अपना काम देखो। मैंने उनसे दोबारा फिर कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उनका बिहेवियर अचानक ही चेंज हो जाता था। उनके बिहेवियर का कोई मुझे भरोसा ही नहीं था। कब वह प्यार भरा हो जाता था तो कब वह कड़क हो जाता था, और मैं उनके बदले हुए बिहेवियर को समझ नहीं पाती थी और मुझे उनसे डर भी लगता था। मैं सीधा अपना काम करने के लिए चली गई। रात को जब मेरी ड्यूटी ऑफ हुई तो मैं अपने कमरे में जाने लगी। कमरे की तरफ जाते हुए मुझे रास्ते में किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं उस आवाज़ को सुनकर सोच में पड़ गई थी।
मैं वहाँ चारों तरफ देखने लगी कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह आवाज़ मेरे ही बराबर वाले कमरे से आ रही है। मैं फ़ौरन उस कमरे की तरफ गई और मैंने धीरे से उस कमरे की खिड़की को खोला और खिड़की के अंदर झांकने की मैं कोशिश करने लगी। मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी और 2 लड़कियाँ उसके पास बैठी हुई उसे कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह लड़की लगातार रोए जा रही थी और मना कर रही थी कि मुझे ये नहीं लेना, भगवान के लिए मुझे ये मत दो, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी अचानक एक लड़की की नज़र खिड़की पर गई। उसने मुझे झांकता हुआ देख लिया। तभी वह लड़की दौड़ती हुई आई और उसने जल्दी से खिड़की को अंदर से बंद कर दिया। उसे मेरा अंदर झांकना अच्छा नहीं लगा था। मुझे बुरा लगा कि इन लड़कियों ने मुझे से बोलने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन ना जाने इस दूसरी वाली लड़की को क्या परेशानी थी जो वह इस तरह से लगातार रोए चली जा रही थी। आखिर वह लड़की मुझे अपनी परेशानी क्यों बताती? मैं तो यहाँ किसी को भी जानती ही नहीं थी और ना मेरी किसी से अब तक बातचीत भी थी। अच्छा हुआ जो सीनियर नर्स ने मुझे किसी से बात तक नहीं करने दिया था। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी और जाकर अपने कमरे में अपने पर्स से मैंने मोबाइल निकाला। मुझे यहाँ पर आए हुए आज दूसरा दिन था और अभी तक मेरी फैमिली से मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। मैंने अपने घर अपनी फैमिली से फ़ोन पर बात की। सब लोगों ने भी मेरा हाल चाल पूछा। मेरी मम्मी ने पूछा कि तुम्हें वहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है। मैंने उनको यहाँ के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं बताया और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और जैसे ही मुझे कोई छुट्टी मिलेगी मैं ज़रूर घर आऊँगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं अभी थोड़ी बिज़ी हूँ, इसीलिए आपसे कल बात करती हूँ। ये कहकर मैंने कॉल को काट दिया था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। वह बहुत जवान और खूबसूरत थी, लेकिन उसने कपड़े बड़े ही ख़राब पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बेचारी बड़ी मजबूरी में यहाँ पर नौकरी कर रही है। वह मुझे देखते ही कहने लगी, तुम मुझे बहुत परेशान नज़र आ रही हो। मैंने कहा, हाँ बस थोड़ी टेंशन में हूँ। वो मेरे आगे हाथ बढ़ाकर कहने लगी कि मेरा नाम पायल है, मैं यहाँ पर काफ़ी पुरानी नर्स हूँ और 2 कमरों को छोड़कर ही मेरा कमरा है। सुना है कि तुम यहाँ पर अभी नई नई आई हो, इसीलिए मैं तुमसे बातचीत करने के लिए चली आई। मैंने गहरी सांस भरी कि चलो अच्छा है, किसी ने यहाँ मुझसे बातचीत तो की, वरना तो यहाँ पर मुझे कोई लड़की बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। और तो और सीनियर ने भी मुझे हर किसी से बोलने के लिए मना किया था। मैंने पायल को कमरे के अंदर आने के लिए कहा। वह कमरे के अंदर जाकर मेरे बेड पर बैठ गई। मैं भी उसके करीब जाकर वहीं बैठ गई। तभी अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान हो गई। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और गोरी चिट्ठी लड़की थी, जबकि मैं तो एक मामूली सी शकल सूरत की लड़की थी और मेरा कलर भी बस नॉर्मल था। जब वह मेरे हाथ पर हाथ रखे हुए थी तब मुझे अपना हाथ उसके हाथ के सामने बिल्कुल काला लग रहा था। उस लड़की को देखकर मैं रश्क करने लगी कि ये लड़की कितनी प्यारी है, जबकि बेचारी दिखने में किसी गरीब परिवार की लग रही थी और ये आदत की भी बहुत अच्छी है। उसके कपड़े भी बहुत पुराने थे और उसके बाल वगैरह भी बिखरे हुए थे। यहाँ पर कपड़े पहनने के लिए तो मेरे पास भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैं यहाँ आने के लिए कोई ख़ास शॉपिंग ही नहीं की थी। वह लड़की मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे अपना दोस्त समझना, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊँगी। दिल ही दिल में मैं सीनियर मैडम को बुरा भला कहने लगी कि वह कितनी कड़क और सख्त मिजाज की थी, जिसने अभी तक मुझे किसी भी लड़की से बोलने को भी मना किया हुआ था, जबकि यहाँ पर लड़कियाँ तो बहुत अच्छी आदत की लग रही थीं। अगर मैं कल ही किसी लड़की से बातचीत कर लेती तो मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कल जो हुआ उसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। उसके बाद मैंने अपनी सारी कल वाली बात उस लड़की के सामने रख दी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और कहने लगी, अरे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है,
चलो ऐसा करते हैं, कल हम लोग कुछ खाने के लिए और शॉपिंग करने के लिए बाहर चलेंगे। कल 8 बजे के बाद जब हम लोगों की ड्यूटी ऑफ हो जाएगी तब फिर हम दोनों घूमने फिरने चलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ के अच्छे अच्छे मॉल भी दिखाऊंगी और तुम कल वाली बात को बिल्कुल भूल जाओ। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सारा खर्च मैं खुद करूँगी। तो वह कहने लगी, अच्छा ठीक है, खर्च तुम खुद कर लेना। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि कल हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। मैं भी उसकी बात सुनकर खूब खुश हो गई थी कि चलो यहाँ पर मुझे इंजॉयमेंट करने का मौका भी मिल जाएगा। वह कहने लगी, चलो फिर कल मिलते हैं, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। उस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं सोच नहीं सकती थी कि यहाँ पर कोई लड़की मेरी इतनी अच्छी दोस्त भी बन सकती है कि पहली ही मुलाकात में इस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया था। उसके बाद अगले दिन वह लड़की मुझे शॉपिंग मॉल ले गई, लेकिन वहाँ जाकर उसने मुझे सारे कपड़े मॉडर्न ही दिलवाए। मॉडर्न कपड़े ऐसा नहीं था कि मैं पहनती नहीं थी, लेकिन वह काफ़ी शॉर्ट ड्रेसेस थीं। मैं तो सिर्फ जीन्स या टॉप ही पहना करती थी, लेकिन ये शॉर्ट ड्रेस थी जिसमें मेरी बॉडी दिख रही थी। वह लड़की मेरे लिए ज़िद करने लगी कि प्लीज़ तुम ये कपड़े ले लो। मैंने उसको काफ़ी मना भी किया कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी खातिर ले लो। मैंने उसको भी 1-2 ड्रेसेस दिलाईं तो उसने बड़ी खुशी खुशी उन ड्रेसेस को रख लिया। लेकिन मुझे डर इस बात का था कि अगर कभी सीनियर मैडम ने मुझे इस तरह के कपड़े पहने हुए देख लिया तो उनका मुझ पर शक हो जाएगा और फिर वह कहेंगी कि मैंने तुमसे मना किया था ना, तुम फिर भी इन लड़कियों के रंग में रंग गई हो। और वह मुझ पर गुस्सा करेंगी और कहेंगी कि तुम इस लड़की के साथ बाहर घूमने के लिए गई ही क्यों थी। उसके बाद वह लड़की मुझे लेकर एक रेस्टोरेंट में चली गई, जहाँ पर जाकर हम दोनों ने खाना खाया। पायल ने अपनी पसंद के कपड़े जो मुझे दिलाए थे, मैं उनमें से एक कपड़ा भी नहीं पहनना चाहती थी। और पायल, वो मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ होटल के कमरे में जाकर अपना ये ड्रेस चेंज कर लो, उसके बाद हम लोग पार्टी करने के लिए बाहर चलेंगे। लेकिन हमें काफ़ी रात हो चुकी थी। मैंने पायल से कहा, पायल बहुत रात हो गई है, हमें अब अपने रूम पर चलना चाहिए। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वह मुझे ज़बरदस्ती बार में चलने के लिए कहने लगी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि वह ये क्या कह रही थी और क्या कर रही थी। वह खुद भी उस रेस्टोरेंट के कमरे में जाकर कपड़े चेंज करके आ गई। उसने भी एक छोटी सी ड्रेस पहनी और मुझे भी पहनने के लिए कहा। मैं लगातार मना कर रही थी, उसने फिर भी ज़बरदस्ती मुझे ड्रेस पहनने के लिए कहा। मैं हैरान थी कि पायल देखने में तो बड़ी शरीफ लग रही थी, लेकिन वह यहाँ के बार और हर पार्टी करने की जगह को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसके बाद वह मुझे बार में लेकर चली गई। वहाँ मैंने देखा कि बार में जाकर वह खूब डांस करने लगी। मुझे भी डांस करने के लिए वो कहने लगी, लेकिन मैंने डांस नहीं किया। मुझे वहाँ पर बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं बार बार पायल से यही कहे जा रही थी कि चलो हम लोग अपने रूम पर चलते हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर सीनियर मैडम को गलती से भी इस बारे में पता चल गया तो मेरी तो खैर ही नहीं। आधा घंटा हो गया था मुझे पायल के रूम पर जाने की ज़िद करते हुए। फ़िलहाल पायल मुझे रूम पर लेकर चली गई। जब हम अस्पताल के करीब पहुंच गए तो मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से ढक लिया कि कहीं सीनियर मैडम की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए। पता नहीं क्यों हमेशा सीनियर मैडम की नज़र मुझ पर ही रहती थी। मैं फ़ौरन अपने कमरे के अंदर चली गई और जाते ही मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और पायल वो अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं अभी कपड़े चेंज भी नहीं कर पाई थी और बैठकर थोड़ा रिलैक्स ही कर रही थी कि तभी अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं समझ गई थी कि ज़रूर दरवाजे पर पायल ही होगी। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि मुझे सीनियर मैडम की बातें गलत लगने लगी थीं, जो हर टाइम बेवजह मुझे डराती रहती थीं और हर काम करने से मुझ पर रोक टोक लगाने लगी थीं। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने ही मेरे एक लड़की खड़ी हुई थी। मैं इस लड़की को नहीं जानती थी कि ये कौन है। उस लड़की ने मुझे ज़ोरदार धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने जल्दी से अंदर आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया।
मैं उस लड़की को देखकर घबरा गई थी। मुझे डर लगने लगा था। उस लड़की की चाल बहुत डगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह नशा करके आ रही है। इतनी मैं डर गई कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उससे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। उस लड़की ने आगे बढ़कर मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया। वह मुझे खामोश करवाने की कोशिश करने लगी। अपनी गर्दन पर चाकू रखा हुआ देखकर मैं खामोश हो गई थी और मुझे डर की वजह से पसीने छूटने लगे थे। मैंने उस लड़की को पीछे धक्का दिया तो अचानक चाकू ज़मीन पर गिर गया। वह लड़की वैसे भी नशे में थी और उसके हाथ पैर हिल रहे थे, इसलिए वह जल्दी ही नीचे गिर गई। मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम कौन हो। तभी उस लड़की ने जल्दी से मेरी टांग पर अपनी टांग मारी और मैं फिर से ज़मीन पर ज़ोर से गिर गई। उसने चाकू उठा लिया और मेरे पेट पर लगा दिया और कहने लगी, अगर तुमने मुझसे होशियारी करने की कोशिश की तो अभी इस चाकू को तुम्हारे पेट के मैं आर पार कर दूंगी। मैंने कहा, तुम कौन हो? जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकलो वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर सबको बुला लूँगी। उस लड़की ने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने सारे पैसे निकालो, जितना भी पैसा तुम्हारे पास है सब निकाल दो, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो फिर मैं सबको ये बता दूँगी कि तुम एक चोर हो और तुम सोच भी नहीं सकोगी कि तुम्हारी यहाँ पर कितनी इंसल्ट होगी। मैं उस लड़की की ये बात सुनकर डर गई थी। मैं उससे कहने लगी कि मेरे पास कोई पैसा वैसे नहीं है। तो वह लड़की कहने लगी, अगर पैसे नहीं हैं तो फिर तुमने इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने हुए हैं? मैंने कहा, सच में मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे जो पैसे थे वो मेरे अकाउंट में थे और मेरे पास क्रेडिट कार्ड था। मेरे पास कैश नहीं था जो मैं इस लड़की को देखकर अपनी जान छुड़ा सकती। मैंने मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो उस लड़की ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर अपनी जेब से निकाल कर मेरे बाजू पर एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के लगते ही मैं कब बेहोश हो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा क्रेडिट कार्ड और मोबाइल सब गायब था। मैं परेशान हो गई थी। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ से ज़मीन घूम रही थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अगर मैंने सीनियर को ये सब कुछ बता दिया तो वह मुझसे कहेगी कि मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि तुम्हें यहाँ पर किसी से भी दोस्ती या फिर बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं उनको भी कुछ नहीं बता सकती थी। रात जो लड़की मेरे कमरे में आई थी, ना जाने वह कौन थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, रात जब मैंने उस लड़की को धमकी दी थी कि मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगी, तब उसने मुझसे कहा था कि अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरे पापा की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी डर कर नहीं रह सकती थी। मैंने पहले तो अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं फ़्रेश होकर नाश्ता किए बिना ही फ़ौरन सीनियर मैडम के पास गई। वो कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ तुम्हें किसी से बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं और फालतू में अपने कमरे से बाहर निकलने की भी कोई ज़रूरत नहीं। हमेशा अपने कमरे को अंदर से लॉक लगाकर ही रखना। लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। मैंने कहा, मैडम कमरे का दरवाज़ा बंद ही मैंने किया हुआ था, लेकिन किसी ने मेरे कमरे पर दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक दी। मैंने तभी दरवाज़ा खोला था। सीनियर मैडम ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, आज तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अगर अब तुम अपने कमरे से बाहर निकली तो फिर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं यही सोचने लगी कि मेरे साथ इतना खतरनाक हादसा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकती, और मैं चाहती तो कॉल कर भी सकती थी क्योंकि अस्पताल के मोबाइल फ़ोन से भी मैं अपने घर कॉल कर सकती थी। लेकिन मैं अपनी फैमिली वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया। अब मैं अपने कमरे में आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की नज़र मुझ पर पड़ी हुई है, जैसे कि अभी भी कोई है जो मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मैं अपने आप को बुरा भला कहने लगी कि गलती तो मेरी ही है जो मैंने पायल पर भरोसा किया। तभी फिर से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी।
मैं दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बाहर से तभी आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलो, मैं पायल हूँ, तुम्हारी दोस्त। मैंने दरवाज़ा खोला तो पायल मेरे सामने ही खड़ी हुई थी। मैं कल वाली बात पायल को बता दी कि कल मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तुम्हें पता है, मेरे कमरे में एक लड़की घुस आई थी और उसने मेरा सारा सामान चोरी कर लिया और साथ ही साथ उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और वह मुझे ना जाने किस तरह का इंजेक्शन लगाकर चली गई थी। इसके बाद मैं फिर बेहोश हो गई, लेकिन पायल ने जो उसके बाद मुझे बात बताई उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। पायल कहने लगी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये सारी बात सीनियर मैडम को बता दी। ये कहते हुए वह कमरे के अंदर आ गई और मेरे बेड पर बैठ गई। उसने मुझसे कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो ताकि कोई अंदर ना आ सके। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया और मैं उसके बराबर में जाकर बैठ गई। पायल कहने लगी, तुमने तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकत की है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेवकूफ़ निकलोगी। मैं बड़ी हैरानी से पायल की तरफ देख रही थी और मैंने उससे कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? पायल, तुम मुझे बेवकूफ़ कह रही हो। अगर मैं ये बात सीनियर मैडम को नहीं बताती तो फिर क्या करती? छुपा लेती इस बात को। मैंने कहा, तुम्हें पता है उस लड़की की नीयत क्या थी? वो कहने लगी, हाँ मुझे पता है उसकी नीयत क्या थी। पायल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, पायल, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है और तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानती हो। अगर तुम्हें उस लड़की के बारे में सब कुछ पता है तो फिर मुझे बताओ कि वह मेरे कमरे में क्यों आई थी, और तुम्हें पता था कि वह मेरे कमरे में आने वाली है तो तुमने फिर उसे रोका क्यों नहीं? पायल कहने लगी, देखो मैं जानती सब कुछ हूँ, लेकिन मेरा इस काम में कोई फॉल्ट नहीं। आज मैं नौकरी छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए अब पूरे 3 साल हो गए हैं और अब मेरी फैमिली वाले चाहते हैं कि वह मेरी शादी कर दें, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, इसीलिए तुमसे यही कहूँगी कि तुम भी यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मैं इस दलदल में फंस गई थी तुम भी इसी दलदल में फंस जाओ, इसलिए तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। वह मेरी कमर पर 2 बार हाथ मारकर कमरे से बाहर निकल गई और मैं हैरान और परेशान होकर अपना सर झुकाए बैठी रह गई थी कि पायल के कहने का आखिर क्या मतलब था। क्या मैं किसी दलदल में फंस चुकी हूँ? पायल ये कहकर बाहर निकल गई। मैं फिर पायल के पीछे पीछे जाने लगी। मैंने देखा कि पायल अस्पताल के अंदर जा रही थी। मैं भी पायल के पीछे पीछे चली गई। तभी अचानक से मेरा हाथ सीनियर मैडम ने पकड़ लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? जब मैंने सीनियर मैडम की नज़रों में देखा तो उनकी नज़रों में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आया था। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम इस लड़की से ज़्यादा बातचीत नहीं करोगी, और अभी भी तुम इसके पीछे ही भागी चली जा रही हो। अब तुम आखिर कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मैडम, पायल यहाँ से नौकरी छोड़कर जा रही है और मैं उससे ये पूछने जा रही हूँ कि वह आखिर मुझे किस दलदल में फंसने की बात कर रही थी। सीनियर मैडम मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगी, पायल ने तुमसे कहा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं बड़े भोलेपन से सीनियर मैडम को ये बात बताई थी तो वह कहने लगी कि आओ मेरे साथ चलो। तुम जैसी पागल लड़कियों को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आखिरकार तुम पढ़ी लिखी लड़कियाँ अनपढ़ लड़कियों की बराबर ही तो होती हो। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था कि तुम बेवजह अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। मैं तुम्हें आराम करने के लिए बोला था कि और इसीलिए मैंने तुम्हें कमरे में भी भेजा था। अभी मैं तुम्हें पायल की सारी हकीकत बताती हूँ। पायल को ये नहीं पता था कि मैं उसके पीछे आ रही थी। सीनियर मैडम फिर मुझे अस्पताल के पीछे वाले रास्ते की तरफ लेकर चली गई और वहाँ पर हम एक दीवार के पीछे खड़े हो गए। सीनियर मैडम ने मुझसे कहा कि तुम पायल की हकीकत आज खुद अपनी आँखों से ही देख लो, अब तुम्हारी सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मैंने देखा कि पायल एक वार्ड बॉय से बातें कर रही थी। वो वार्ड बॉय पायल से कह रहा था कि रात रजनी ने अपना काम कर दिया, उस लड़की का मोबाइल भी चुरा लिया और उसका क्रेडिट कार्ड भी, साथ ही साथ उसे इंजेक्शन भी लगा दिया। अब जब दोबारा से रात होगी तो फिर उस लड़की को ड्रग्स की ज़रूरत होगी।
जब उसे ड्रग्स की तलब लगने लगेगी तो फिर वह बेचैन हो जाएगी और फिर वह तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मुझे उस लड़की के पास लेकर चलो जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था। बस इसके बाद हम उस लड़की को खूब लूट सकेंगे। उसको ड्रग्स के इंजेक्शन दे देकर इतना पागल बना देंगे कि वह बेचैन हो जाएगी और फिर हम उससे पैसे लेते रहेंगे। पायल कहने लगी कि अगर इस पागल लड़की ने सीनियर मैडम को सब कुछ बता दिया तो मैं तो उससे कहा कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। वह लड़की बहुत हिम्मत वाली है, वह शांत नहीं बैठेगी। मैंने रजनी से कहा था कि उसे प्यार से बात करे, लेकिन रजनी ने तो उसे चाकू दिखाकर डरा दिया। मुझे पता है कि ये लड़की एक अमीर पिता की बेटी है। अगर ये चाहे तो हम लोगों को अरेस्ट भी करवा सकती है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि ये लड़की किसी को कुछ ना बताए, वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। वार्ड बॉय कहने लगा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आखिरकार उस लड़की के पास कोई सबूत नहीं है जिसकी वजह से वह हमें पकड़वा सके। वह दोनों थोड़ी देर तक इसी तरह से बातें करने के बाद फिर वहाँ से चले गए और मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे तो अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे अपना होश ही नहीं है। सीनियर मैडम ने कहा कि देख लिया तुमने सब कुछ और सुन लिया अपने कानों से। सीनियर मैडम ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और फिर वो मुझे सीधा अपने ऑफिस में लेकर आ गई। वो कहने लगी कि अब बताओ, यही वजह है जो मैं तुम्हें इन लोगों से दूर रहने के लिए कहती थी। मैंने सीनियर मैडम की तरफ देखा और उनसे कहा कि जब आपको ये सारी बातें पहले से ही पता थी तो फिर आपने इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो वह कहने लगी, मैंने कई बार यहाँ पर एक्शन लेने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ की कुछ नर्सेज के साथ साथ यहाँ के कुछ डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं और फिर उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम फिर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। और सच कहूँ तो मैं ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं गांव से डॉक्टर बनने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन मैं डॉक्टर तो ना बन सकी, पर डॉक्टर के मुकाबले की नर्स ज़रूर बन गई हूँ। मेरे घर से भागने पर आज भी मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों को नौकरी करने की परमिशन नहीं दी जाती और मैं अपने घर वालों के और गांव वालों के खिलाफ जाकर ये नौकरी करने के लिए आई थी। इसलिए मैं इतने सालों से यहाँ पर खामोश हूँ और ये सब कुछ देख रही हूँ। मैंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहने लगी कि तुम एक अमीर परिवार से बिलोंग करती हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी इस पूरे ड्रग्स वाले ग्रुप को पकड़वाने के लिए। मैंने कहा वो कैसे होगा। फिर मैडम ने कहा कि तुम बस अपने फादर को यहाँ पर बुला लो। और फिर मैडम के कहने के मुताबिक ही मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने अपने फादर को यहाँ पर बुला लिया। उसके बाद सारी बात मैंने डैड को बता दी। सीनियर मैडम ने मेरी कुछ रिपोर्ट्स करवाईं। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन चले गए और पुलिस को लेकर अस्पताल आ गए। पुलिस को जब सारी हकीकत बताई तो पुलिस ने सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद ये केस कोर्ट में गया। जब कोर्ट में गया तो कोर्ट को सबूत चाहिए थे। सीनियर मैडम ने मेरी वो सारी रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश की। मेरे डैड ने एक अच्छा वकील हायर किया था। उन्होंने हमारा केस लड़ा और कोर्ट में ये बात साबित भी कर दी कि मेरी बॉडी में ड्रग्स का असर अभी भी है। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि मुझे एक ऐसा इंजेक्शन लगाया गया था जिसकी वजह से मुझे ड्रग्स की तलब हो रही थी। लेकिन उधर ही पुलिस ने मेरा बयान लिया और सीनियर मैडम ने मुझे दूसरे अस्पताल में एडमिट करवा दिया। वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था। अस्पताल की ऐसी बहुत सारी नर्सेस थीं जो काफ़ी सालों से इस बात के लिए खामोश बैठी हुई थीं, क्योंकि उनके पास इन लोगों के खिलाफ ना तो कोई सबूत था और ना ही उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वह इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लें, क्योंकि वह बेचारी सारी गरीब लड़कियां थीं। जब उन लड़कियों को ये बात पता चली तो फिर वह सब भी कोर्ट में अपनी अपनी गवाही देने के लिए आ गईं और इस तरह से हमारा केस और ज़्यादा मजबूत हो गया और वो ड्रग सप्लायर को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें से 3-4 नर्सेस और अस्पताल के 2 डॉक्टर और 3 वार्ड बॉय भी मौजूद थे। और डॉक्टर्स को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि वह लोग एक संगीन जुर्म कर रहे थे। वह लोग नौकरी करने वाली मासूम लड़कियों को किसी न किसी बहाने से इंजेक्शन लगा देते
और फिर उनका सामान चोरी कर लेते थे और उनको बुरी तरह से धमका देते थे कि जिसकी वजह से वह लड़कियां किसी से कुछ नहीं कह पाती थीं। और जब उनको ड्रग्स की तलब होती थी तो वह लड़कियां खुद इन लोगों के पास जाती थीं और उन लोगों से कहती थी कि प्लीज़ हमारे इंजेक्शन लगा दो। ये लोग उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते और कहते कि इंजेक्शन तो तभी मिलेगा जब तुम हमें हमारी मुंह मांगी कीमत दोगी। उन बेचारी लड़कियों को इतनी ज़्यादा ड्रग्स की तलब होती थी कि किसी लड़की को अपना कोई ज़रूरी सामान बेचना पड़ता तो किसी को अस्पताल से किसी न किसी पेशेंट के पैसे या फिर मोबाइल चोरी करने पड़ते थे। तब जाकर के वह उन लोगों को पैसे देती और ड्रग्स का इंजेक्शन लगवा कर खुद को सुकून देती। लेकिन अभी इन लोगों के पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया था। जिन लड़कियों को ड्रग्स दी जा रही थी उन सारी लड़कियों का ट्रीटमेंट अच्छे अस्पताल में चल रहा था। क्योंकि हमारे अस्पताल का नाम काफ़ी बदनाम हो चुका था, इसलिए काफ़ी सारे पेशेंट हमारे अस्पताल से चले भी गए थे। क्योंकि पेशेंट को भी अब इस बात का डर था कि कहीं हमें तो ड्रग्स का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा था। अब तो फ़िलहाल अस्पताल का हाल काफ़ी बेहतर है। लोगों के साथ साथ मेरा भरोसा भी इस अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से उठ गया था। इसीलिए मैंने भी अस्पताल से नौकरी छोड़कर मैं घर वापस आ गई थी। सीनियर मैडम ने तो मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे याद आ रहा था कि मेरे माता पिता की इस सब में मर्जी नहीं थी कि मैं नौकरी करूं। शायद इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे डैड ने भी कहा कि अब हम तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे साथ चलो। मैं अपने डैड के कहने मानते हुए उनके साथ अपने घर वापस चली गई थी। अब मेरा रिश्ता लग गया है और मेरी शादी की तैयारी चल रही है, लेकिन वह अस्पताल मुझे आज भी याद आता है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि कभी किसी लड़की या किसी भी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए कि वह चोरी करने पर मजबूर हो जाए। फ़िलहाल मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और अब मेरा कहीं जॉब करने का मन नहीं करता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।